आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वारंट्स ऑफ अरेस्ट कब इशू हो सकते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्पेशली इन्वेस्टिगेशन स्टेज, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है किसी एफआईआर में, उस स्टेज पर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो, इसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है, क्या हाई कोर्ट्स कहते हैं हमारे, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि वारंट्स ऑफ अरेस्ट के लिए गाइडलाइंस देनी पड़े, ऐसी क्या ज़रूरत है। देखो, एक सेक्शन होता है 82 सीआरपीसी में, जहाँ पर प्रोक्लामेशन जो है वहाँ पर बात की गई है। अगर हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो बहुत बार हमने सुना होगा कि लोग जो है पीओ डिक्लेयर हो जाते हैं। पीओ मीन्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। नॉर्मली ये नोशन रहता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो लोग डिक्लेयर हो जाते हैं अगर वो पुलिस के हाथ ना आए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है उनसे भागें, उनको अगर ना पकड़ पाए तो कोर्ट जो है उनको पीओ डिक्लेयर कर देती है। बट देयर आर सर्टन गाइडलाइंस, कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसीजर है जो हमारे लॉ में डिफाइन है। अगर कोर्ट्स जो है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है, उनको फॉलो ना करे स्टेप्स को, और अगर फिर भी उस पर्सन को पीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना दिया जाता है, तो उसकी आप क्वेश्चन करवा सकते हो हाई कोर्ट से। तो उस स्टेप से पहले, पीओ डिक्लेयर करने से पहले एक स्टेप होता है जहां पर कोर्ट जो है वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करती है अंडर सर्टन कंडीशंस। तो वो क्या कंडीशंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे एक नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा जहाँ पर मैं प्रोक्लामेशन के लिए बात करूँगा। बट प्रोक्लामेशन डिस्कस करने से पहले वारंट्स ऑफ अरेस्ट कब इशू हो सकते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, ये डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट की मैं जजमेंट यहाँ डिस्कस करूँगा, इंद्र मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, 2007 की ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इशुएंस ऑफ नॉन बेलेबल वारंट्स, नॉन बेलेबल वारंट्स जो इशू करने का एक प्रोसीजर है या इशू करने का जो भी एक मैं कहूँगा कि माध्यम है, वो लोगों की पर्सनल लिबर्टी से इंटरफेयर करता है। पर्सनल लिबर्टी मीन्स उनकी एक तरह से आज़ादी में इंटरफेयर करता है। अगर किसी के खिलाफ एक रूटीन में ही नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाते हैं तो उसकी आज़ादी के खिलाफ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि हर एक को आज़ादी से जीने का हक है, ठीक है। और अगर कोर्ट उसको फॉलो ना करे और एक रूटीन मैनर में बिना गाइडलाइंस को, बिना लॉ को, बिना जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किए नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दे, तो वो पर्सनल लिबर्टी का हनन है। तो कोर्ट्स को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल तरीके से नॉन बेलेबल वारंट इशू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर बोला कि वारंट जो होता है, या तो बेलेबल या नॉन बेलेबल, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होने के बाद, प्रॉपर माइंड अप्लाई करे जज अपना, उसके बाद ही इशू करे, अदरवाइज मत इशू करे। What has to be ensured is that concerned person was made aware about the legal process pending against him। देखिए, सबसे पहले जैसे ही कोई एफआईआर वगैरह या कोर्ट का कोई ऐसे क्रिमिनल केस में कहीं किसी को बुलाना होता है तो समन इशू होता है। अगर समन उसको सर्विस ना हो पाए, कंसर्न पर्सन जिसको भी बुलाया जाता है, जो भी वहाँ सस्पेक्ट है, एक्यूज्ड है, अगर वो नहीं हाजिर होता है और प्रॉपर उसमें इंश्योर हो जाता है कि समन से अब वो नहीं आ रहा है, वो जानबूझकर इवेड कर रहा है, जानबूझकर, यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, जानबूझकर, तो बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट इशू करना है। ऐसा नहीं है कि एक रूटीन मैनर में आप बेलेबल वारंट इशू कर दो, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दो, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। जस्ट एज लिबर्टी इज प्रीशियस फॉर एन इंडिविजुअल, सो इज द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। क्योंकि हमारा लॉ इसके ऊपर बेस्ड है कि किसी को भी नाजायज़ तरीके से तंग ना किया जाए और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन किया जाए। समटाइम्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड द स्टेट इट बिकम्स एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव टू कर्टेल फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ सर्टन पीरियड, ओनली देन नॉन बेलेबल वारंट शुड बी इशूड। बहुत अगर नेसेसिटी है तभी कहते हैं कि नॉन बेलेबल वारंट इशू होना चाहिए, अदरवाइज़ किसी भी इंडिविजुअल की आज़ादी को हम इस तरह से कर्टेल नहीं कर सकते, उसको बांध नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। तो गाइडलाइंस यहाँ पर इशू हुई कि व्हेन नॉन बेलेबल वारंट शुड बी इशूड, कब नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू हो सकते हैं। तो क्या बताया गया कि नॉन बेलेबल वारंट शुड बी इशूड टू ब्रिंग अ पर्सन टू कोर्ट व्हेन समन्स और बेलेबल वारंट्स वुड बी अनलाइकली टू हैव द डिजायर्ड रिजल्ट।
जब समन भी काम ना कर पाए, बेलेबल वारंट भी जो इशू हुए थे वो काम ना कर पाए सही तरीके से जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए कि कोर्ट में वो पर्सन जो है हाजिर हो जाए, जिसको भी सस्पेक्ट माना गया, एक्यूज माना जाए, कोर्ट अगर उसको बुलाए तो वो वहाँ पर हाजिर हो। अगर नहीं हो रहा है तो ही कहते हैं कि नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी कोर्ट। तो दिस कुड बी व्हेन, कब हो सकते हैं, इट इज़ रीजनेबल टू बिलीव दैट द पर्सन विल नॉट वॉलंटरली अपीयर इन कोर्ट, अपनी मर्जी से वो कोर्ट में नहीं आएगा। अब ये एक रीजनेबली उसको लगता है कोर्ट को, जो जज है, कि ये नहीं आने वाला है। पुलिस अथॉरिटीज़ जो है उसको नहीं ढूंढ पाई, या फिर हम बोलें ढूंढ पाई से बेटर है कि उनको सर्विस नहीं हो पाई, मीन्स समन पहुंचा नहीं पाई। It is considered that person could harm someone if not placed into custody immediately. अगर उसको कस्टडी में ना रखा जाए तो किसी को हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए उसकी कस्टडी, इमीडिएट कस्टडी जो है ज़रूरी है। फिर as far as possible if the court is of the opinion that a summon will suffice in getting the appearance of the accused in the court, the summon or the bailable warrant should be preferred. कोर्ट को जहाँ तक है हो सके समन के थ्रू या बेलेबल वारंट के थ्रू ही एक्यूज्ड को कोर्ट में हाजिर करना चाहिए, जहाँ तक हो सके। वारंट जो है बेलेबल या नॉन बेलेबल जो है कभी भी इशू नहीं करने चाहिए जब तक कि प्रॉपर स्क्रूटनी ना हो जाए फैक्ट्स की, जब तक प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड ना हो और कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस या रेमिफिकेशंस ऐसा लगे कोर्ट को कि हो सकते हैं अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं किए तो ही वो इशू किए जाएँ। कोर्ट मस्ट केयरफुली एग्जामिन वेदर द क्रिमिनल कंप्लेंट, या तो क्रिमिनल कंप्लेंट है या एफआईआर जो है, जो भी फाइल की गई है, वो किसी और मकसद के लिए तो नहीं कही, कोई रिवेंज लेने के लिए, अननेसेसरी किसी को फंसाने के लिए, कोई बदला लेने, कुछ ऐसा तो नहीं है। कोर्ट को ये बहुत ध्यान से चीज़ें देखनी चाहिए, तभी नॉन बेलेबल वारंट तक बात होनी चाहिए। एक सुनील त्यागी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का एक केस है, अभी रिसेंट केस ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसमें बहुत डिटेल्ड में जजमेंट आई थी। जज साहब ने वहाँ पर काफ़ी डिटेल में बात की नॉन बेलेबल वारंट्स के बारे में, प्रोक्लामेशन के बारे में। तो ये बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है जो अभी काफ़ी फॉलो हो रही है। NBW का मतलब है नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट एक्यूज्ड इवेडिंग अरेस्ट। देखो इवेडिंग यहाँ वर्ड है इवेडिंग, कि किस एक्यूज्ड के अगेंस्ट, जो अरेस्ट को इवेड कर रहा है, जानबूझकर भाग रहा है, अरेस्ट से बच रहा है। एक होता है जिसको पता ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है, एफआईआर हो गई है, और एक है कि जिसको पता है फिर भी वो भाग रहा है, मिल नहीं रहा। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकता है कि मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करो, जहां पर ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और एक्यूज जो है वो अरेस्ट इवेड कर रहा है। देखो कितनी कंडीशंस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और जहां पर एक्यूज जो है इवेड कर रहा है अरेस्ट को। कॉग्निजेबल में जहां पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, वो होते हैं। नॉन बेलेबल जो बेलेबल नहीं है, जहां पर पुलिस के पास पावर नहीं है उसको बेल देने की, ठीक है, वो नॉन बेलेबल वारंट जो है एक तरह से थोड़े से बड़े क्राइम जो हो जाते हैं वहाँ पर वो ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल मानते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू डिस्क्लोज एफर्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आईओ जो होगा उसको एफर्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कि उसको अरेस्ट करने के लिए क्या क्या एफर्ट किए। वारंट के लिए अप्लाई करने से पहले आईओ को ये शो करना पड़ेगा कोर्ट को कि उसने क्या एफर्ट्स वहाँ पर किए कि एक्यूज्ड को उसने पढ़ा, मतलब एक तरह से पकड़ने के लिए। एड्रेस ऑन द NBW, एड्रेस क्या होगा, द आईओ शेल शो दैट द एक्यूज इज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग एट और वॉज वेरी रिसेंटली रिजाइडिंग एट सम एड्रेस वेरीफाइड बाय द आईओ and that the accused is not available at that address due to his deliberate intention to avoid the arrest। कि एड्रेस अब देना है कहाँ पर वो एग्जीक्यूट होंगे ना, कि कहाँ रहता है वो, तो आईओ को एड्रेस देना होगा उसका, या तो प्रेजेंट या जो भी इमीडिएट पास्ट में वो रहता था, जहाँ आईओ ने खुद वेरीफाई किया कि अब वो वहाँ नहीं मिल रहा है। मिल नहीं रहा का मतलब ये नहीं है कि अब वो गया हुआ है कहीं पर, बट ये बताना पड़ेगा उसको, शो करना पड़ेगा अपने जो भी सर्कमस्टांसेस से कि वो जानबूझकर अपने अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए भागा हुआ है वहाँ से। सिर्फ एब्सेंस के कारण NBW इशू नहीं हो सकते। मान लो वो पर्सन गया हुआ है 10 दिन के लिए कहीं बाहर, उसको पता ही नहीं है, तो ये नहीं है कि अगर वो गया हुआ है तो पीछे से वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर वो वहाँ पर नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए तो NBW की कोई ग्राउंड नहीं बनती इशुएंस के लिए। बट हाँ, वो डेलिबरेटली अगर भाग रहा है, उसको लगता है आईओ को
या कोर्ट को, तो ही एनबीडब्ल्यू इशू होंगे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू शेयर मटेरियल कनेक्टिंग द एक्यूज्ड, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, आईओ होगा, जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मटेरियल कलेक्ट किया है, जो भी एविडेंस कलेक्ट किया है, वो कोर्ट को शो करना होगा और ये बताना होगा कैसे वो एक्यूज जो है क्राइम के साथ कनेक्टेड है। एफिडेविट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, द पुलिस शेल फाइल एन एफिडेविट डिस्क्लोजिंग द डेट, टाइम एंड मोड ऑफ सर्विस एज वेल एज द अटेम्प्ट्स मेड टू सर्च एंड आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड, कि कैसे, किस टाइम पर, कौन सी डेट को, किस तरीके से उन्होंने सर्विस करवाने की अटेम्प्ट की, उसको ढूंढने की कोशिश की, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और वो नहीं मिला, तो इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक एफिडेविट जो है वो पुलिस ऑफिसर फाइल करेगा कोर्ट में। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि वारंट इशू करना है, अरेस्ट वारंट, तो ही कोर्ट उसको इशू करेगी, इन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए। एक मैकेनिकल मैनर, एक रूटीन मैनर में नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद फिर प्रोक्लामेशन होती है, फिर पीओ डिक्लेयर होता है। तो अगर एनबीडब्ल्यू ही नहीं होगा तो प्रोक्लामेशन और पीओ डिक्लेयर नहीं हो सकता वो पर्सन। तो एनबीडब्ल्यू की स्टेज को बहुत क्रिटिकली देखना है। अगर आप इस तरह की कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हैं जहां पर आपके अगेंस्ट कोई एनबीडब्ल्यू एक रूटीन मैनर में इशू हो गया है, तो वहाँ पर आप उस एनबीडब्ल्यू को चैलेंज कर सकते हो, बेल आपको आराम से मिल सकती है और आप आगे की अपनी जो भी लड़ाई है, जो भी आपकी लिटिगेशन चल रही है, उसको अच्छे से कंटेस्ट कर सकते हो। मेरा अगला वीडियो आप देखिएगा जहाँ पर प्रोक्लामेशन के लिए मैंने बात की है। तब तक के लिए आपकी कोई क्वेरी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।